तो राधे कृष्ण, राधे राधे। कल हमने सिलेबस स्टार्ट किया था, सिलेबस पूरा कंप्लीट किया था। सिलेबस में देखा था कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से लेक्चर्स है, हमने सारा वहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर कौन सा देखा था सिलेबस में? फर्स्ट चैप्टर हमने सिलेबस में कौन सा देखा था, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आई होप आपने अच्छे से मेरे पढ़ाने के बाद अच्छे से घर पे आपने अच्छे से सिलेबस देखा होगा, उसको एनालाइज किया होगा, कौन सा फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा सेकंड चैप्टर है, कुछ चैप्टर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, अच्छे से आपने एनालाइज किया होगा। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, उसको आज से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ। हमने सिलेबस में कौन सा टॉपिक, यूनिट फर्स्ट में कौन सा लेसन था जो सबसे पहले देखा था? वो था यूनिट फर्स्ट का कौन सा चैप्टर? लेसन फर्स्ट है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। ये है लेसन फर्स्ट। इस लेसन फर्स्ट को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई डाउट हो, अगर मेरे पढ़ाने के बाद कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, वो डाउट मेरे पास आएगा और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सस्य विज्ञान क्या होती है? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी होती है, जैसे हम सस्य विज्ञान कि वह शाखा, सस्य विज्ञान है ये एग्रीकल्चर की एक ही शाखा है। ठीक है, जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं या किसी भी अदर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में जूलॉजी होती है, बॉटनी होती है, वैसे ही एग्रीकल्चर में ये सस्य विज्ञान एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है। सस्य विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इससे हम क्या समझे कि सस्य विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें खेत में फसल का उत्पादन करते हैं, खेत में कैसे फसल का उत्पादन करते हैं, कैसे खेत में फसल की बुआई करते हैं, कैसे बुआई के बाद उसमें निराई गुड़ाई करते हैं, निराई गुड़ाई के बाद उसमें कैसे हम खाद देते हैं, कैसे उसमें सिंचाई करते हैं, कैसे उसमें खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इसमें फसल उत्पादन तथा प्रबंधन, मृदा का प्रबंधन कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे हम खेत की कैसे जुताई करते हैं, किस प्रकार से जुताई करते हैं, कितनी जुताई, फसल में कितनी जुताई की जाती है, उसमें फसल को जब ग्रो हो जाती है तो उसकी कटाई किस प्रकार की जाती है। तो फसल उत्पादन से लेकर जो कटाई तक होती है उसमें मृदा प्रबंधन में भी आ जाता है। उन सब का अध्ययन हम सस्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं। सस्य विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें फसल उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार बीज लेते हैं, किस प्रकार उसकी बुआई करते हैं, बुआई के बाद जब वो अंकुरित हो जाता है तो उसमें सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद उसमें खरपतवार नियंत्रण करते हैं, उसमें खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं। ठीक है, उसमें निराई गुड़ाई करते हैं। तो ये आ गया फसल उत्पादन। मृदा प्रबंधन, अगर मृदा चिकनी है, मृदा भुरभुरी है या मृदा ज्यादा रेतीली है तो उस मृदा का कैसे प्रबंधन किया जाता है, या उस मृदा में कौन सी फसल को ग्रो किया जाता है, कौन सी फसल को उगाया जाता है, या हम इसमें देखते हैं। ये हो गया मृदा प्रबंधन। सिद्धांतों, सस्य विज्ञान के सिद्धांत होते हैं, जैसे फसल उत्पादन हो गया, ठीक है, मृदा प्रबंधन हो गया, फसल उत्पादन, फसल को किस प्रकार उत्पादित करते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये होगी अपनी एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान की डेफिनेशन। अगला क्या है? एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के एग्रोनॉमस से बना है। ठीक है, कोई भी जो वर्ड होता है वो किसी न किसी भाषा से लिया गया होता है, जैसे इंग्लिश हो गया, लैटिन हो गया, वो अलग अलग, हिंदी, संस्कृत, ये किसी भी अलग अलग भाषा से लिया गया होता है। ठीक है, तो जो एग्रोनॉमी है ये ग्रीक एक भाषा है, उससे एग्रोनॉमी लिया गया है। कौन सा होता है? एग्रोनॉमस। ठीक है, एग्रोनॉमस से बनता है एग्रोनॉमी। यहाँ पर देखते हैं एग्रो का अर्थ क्या होता है। एग्रो का अर्थ होता है खेत या फील्ड। क्या होता है? एग्रो का अर्थ होता है खेत या फील्ड, और नॉमस का अर्थ क्या होता है? प्रबंधन या मैनेजमेंट। ठीक है,
एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा के एग्रोनॉमस शब्द से लिया गया है। ठीक है, अब ये एग्रोनॉमी है ना, ये एग्रोनॉमी के ग्रीक भाषा में तो लिया गया है। अब ये एग्रोनॉमस यानी एग्रो का मीन्स क्या होता है? एग्रो का मीन्स होता है खेत या फील्ड। ठीक है, और नॉमस का होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट। कैसे हम खेत का प्रबंधन करते हैं, कैसे हम खेत में फसल की बुआई करते हैं, फसल की बुआई से लेकर फसल की कटाई, इन फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जो भी हम खेत का प्रबंधन करते हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट या प्रबंधन। ठीक है, आई क्या? एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा से लिया गया एग्रोनॉमस, इसका मतलब खेत, नॉमस यानी प्रबंधन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे एग्रोनॉमी की डेफिनेशन होगी। एग्रोनॉमी किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब अगर आपको ये देते हैं कि अगर आपका 2 नंबर में या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि एग्रोनॉमी को परिभाषित कीजिए या सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए, तो आपको कैसे किस प्रकार वर्णन करना है? तो आपको पहले लिखना है सस्य विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, कृषि विज्ञान की सस्य विज्ञान की परिभाषा लिखने के बाद आपको लिखना है एग्रोनॉमी किस भाषा से लिया गया है। तो आपको ऐसे लिखना है एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? तो एग्रोनॉमस, ग्रीक भाषा के एग्रोनॉमस शब्द से लिया गया है। ठीक है, एग्रो का अर्थ खेत, नॉमस का अर्थ प्रबंधन। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि सस्य विज्ञान का वर्णन कीजिए, तो आपको सस्य विज्ञान के वर्णन में डेफिनेशन के साथ साथ ये टॉपिक भी लिखना पड़ेगा। एग्रोनॉमी किस भाषा से लिया गया है और कौन कौन से वर्ड होते हैं, उन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपको यह भी लिखना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एग्रोनॉमी की डेफिनेशन लिख के आते हो तो वो अधूरी लगती है। ठीक है, एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर पाती। अगर आप ये पूरा लिखोगे, वर्ड का मीन्स लिखोगे, तो जो एग्जामिनर होता है इस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर क्या है सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है उसको परिभाषित कीजिए, तो आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, ये अपना हो गया एग्रोनॉमी की डेफिनेशन। अब अगली आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है या किसी वर्ड में दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर देना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं, सस्य विज्ञान के महत्व व कार्यक्षेत्र। इसमें है सस्य विज्ञान है उसका क्या महत्व है, सस्य विज्ञान को हम क्यों पढ़ते हैं, सस्य विज्ञान हम क्यों उपयोग में लेते हैं, सस्य विज्ञान के अंदर क्या होता है। ठीक है, भविष्य में क्या महत्व है, सस्य विज्ञान के क्या महत्व है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, सस्य विज्ञान की आपने है उसमें पढ़ाई है डेफिनेशन में, सस्य विज्ञान को कला विज्ञान व व्यवसाय के रूप में चल। अब ये कला, ठीक है, अब यहाँ पर एक बड़ा वर्ड आया है कला। ठीक है, विज्ञान तो ठीक है हमें समझ में आ गया। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान, तो विज्ञान में साइंटिफिक तरीके से खेती करना, तो वो साइंस के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पर कला वर्ड इसलिए आया है क्योंकि जो साइंटिफिक तरीके से खेती करना, जैसे रोग का रोकथाम करना, कीट की रोकथाम करना, फसल की बुआई करना, ये तो साइंस में आ गया। ठीक है, साइंटिफिकली तरीके से आ गया। कला क्या है? कला होती है जैसे हम किस प्रकार से निराई गुड़ाई करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम सिंचाई देते हैं, किस प्रकार से हम फसल को जब काटते हैं, ये एक कला के अंदर आता है। ठीक है, जैसे ही हो गया कला में क्या होता है, जैसे ये होती है ना आर्ट्स में क्या होता है, सिलाई बुनाई कढ़ाई वगैरह होते हैं, तो वैसे ही है ना यहाँ पर कला का मतलब यह है कि हम किस प्रकार निराई गुड़ाई करते हैं, किस प्रकार हम खरपतवार को हटाते हैं, किस प्रकार से हम सिंचाई करते हैं, ये कला के अंदर आता है। ठीक है, व्यवसाय, सस्य विज्ञान एक व्यवसाय भी है। ये व्यवसाय कैसे है, जैसे हमने गन्ने का उत्पादन किया, गन्ने की खेती की, अब उस गन्ने की खेती को हम गन्ने की खेती जो चीनी उद्योग है वो किस पर आधारित है, गन्ने की फसल पर ही तो आधारित है। अगर गन्ने की फसल नहीं होगी तो चीनी उद्योग काम नहीं करेंगे, चीनी उद्योग चलेंगे नहीं। तो व्यवसाय भी है, जैसे गन्ने हो गया, आलू हो गया, आलू की फसल नहीं होगी तो चिप्स उद्योग है वो काम नहीं करेंगे, वो चलेंगे नहीं। ठीक है, तो वैसे ही जो फसल होती है, उन जो फसल किसके अंदर आती है, सस्य विज्ञान के अंदर। ठीक है, सस्य विज्ञान से ही उद्योग चल रहे हैं, जो व्यवसाय होता है वो व्यवसाय हम सस्य विज्ञान से कर सकते हैं। गन्ने से हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं, तो चीनी को हम मार्केट में बेच सकते हैं, वो व्यवसाय हो गया। आलू से चिप्स बना सकते हैं, चिप्स को हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, व्यवसाय हो गया। ठीक है, और जैसे अभी जो लघु उद्योग होते हैं, लघु उद्योग में क्या होती है, जो
महिलाएं होती हैं वो आम का अचार डालती है और अचार को हम मार्केट में सेल करते हैं, वो व्यवसाय हो गया। ठीक है, तो ये हो गया व्यवसाय। ठीक है, तो सस्य विज्ञान को व्यवसाय भी बोलते हैं। तंबाकू का उद्योग होता है, जैसे तंबाकू की फसल होगी, तंबाकू की फसल को हमने मार्केट में सेल किया, वो कंपनी में गया, वहां से तंबाकू की जो अलग अलग वेराइटी होती है, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, वो बनते हैं, तो ये व्यवसाय के रूप में काम आते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार सस्य विज्ञान कला है, विज्ञान है, और व्यवसाय के रूप में किस प्रकार कार्य करती है। ये हमारी होगी फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लाइन। अब है विभिन्न फसलों का संपूर्ण अध्ययन सस्य विज्ञान द्वारा किया जाता है। अब जितनी भी फसल होती है, जैसे अनाज वाली फसल होगी, दलहन वाली फसलें होगी, तिलहन वाली फसलें होगी, ठीक है, मैंने आपको सिलेबस में बताया था रोकड़ फसलें किसे कहते हैं। ठीक है, ये जितनी भी फसलें सस्य विज्ञान के अंतर्गत आती है। सस्य विज्ञान के अंतर्गत क्यों आती है? क्योंकि सस्य विज्ञान के अंतर्गत ही फसल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। फसल उत्पादन का अध्ययन सस्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए हम जो विभिन्न प्रकार की फसलें होती है, वो जो फसलें होती है उसको हम सस्य विज्ञान के द्वारा ही उनका उत्पादन किया जाता है। दूसरा होगी विभिन्न प्रकार उर्वरकों का अध्ययन, कीटनाशकों का अध्ययन, बीजों का अध्ययन सस्य विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम उर्वरक किस में देते हैं? उर्वरक हम देते हैं फसलों में। फसल किसके अंतर्गत आती है? सस्य विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो हम फसल को ग्रो करेंगे, फसल को ग्रो करके उसमें जब वो अंकुरित हो जाएगी तब उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती है, न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो हम उसमें उर्वरक डालेंगे। उर्वरकों का अध्ययन भी सस्य विज्ञान में किया जाता है कि किस प्रकार की फसल होती है। जैसे गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल में कौन सा उर्वरक डालेंगे, कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में डालेंगे, ये उर्वरक का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन फसल में नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिख रहे हैं, तो नाइट्रोजन की पूर्ति कौन सा उर्वरक करता है और कितनी मात्रा में हम देंगे कि वो जो कमी है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उर्वरकों का अध्ययन। जो उर्वरकों का अध्ययन है वो भी सस्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि फसल में होती है, फसल के अंदर ही हम उर्वरक डालते हैं, तो फसल उत्पादन का अध्ययन सस्य विज्ञान में किया जाता है, इसलिए उर्वरक का अध्ययन भी सस्य विज्ञान में ही किया जाता है। ठीक है, अब कीटनाशकों का हम उपयोग फसल में करते हैं। फसल में ये लगते हैं, कीट लगते हैं, अलग अलग फसल में अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं। उन कीट को हम नियंत्रण करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कीटनाशक रासायनिक होते हैं, बायोलॉजिकल भी कीटनाशक होते हैं। उन कीटनाशकों का अध्ययन भी सस्य विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, बीजों का क्या अध्ययन है? अब जैसे बीज तो हमने बो दिया, उसमें बीजों का क्या अध्ययन करना? बीज में भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि बीज कौन सी किस्म का है। जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में है जो बीज है वो कौन सी किस्म का है। ठीक है, उस बीज की जो भौतिक शुद्धता है, वो बीज है वो कितना जल्दी अंकुरित होता है। ठीक है, बीज कितना जल्दी अंकुरित होता है, उस जो किस्म है, जो बीज की जो किस्म है उसका उत्पादन कितना होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, ये बीज का अध्ययन किया जाता है। जो बीज है वो जो बीज है ना वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से डेवलप्ड किया गया है, उस बीज है उसका पेरेंट मटेरियल कौन सा है, ये हम बीज का अध्ययन में करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का अध्ययन, कीटनाशकों का अध्ययन, बीजों का अध्ययन सस्य विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हमारे हो गए 3 पॉइंट। अब अगले पर हम चलते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, या कोई डाउट लग रहा है या मेरी स्पीड ज़्यादा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? उन्नत बीज, सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन, फसल संरक्षण, कटाई, गहाई, भंडारण जैसे जटिल समस्याओं का समाधान सस्य विज्ञान के द्वारा किया जाता है। अब उन्नत बीज होते हैं, उन्नत बीज क्या होते हैं? जिसकी अंकुरित प्रतिशतता जो सबसे पहले अंकुरित होता है। जैसे हमने बीज की बुआई की, बीज की शोविंग की, ठीक है, तो वो बीज है ना कितने जल्दी या कितने दिनों में अंकुरित होता है, उसको बोलते हैं बीज की अंकुरित प्रतिशतता। ठीक है, एक तो वो बीज होगा कि
बुआई की उसके 2-3 दिन बाद ही, 2 या 3 दिन बाद वो अंकुरित हो गया, जर्मिनेट हो गया, ठीक है। एक बीज होता है कि उसके जो अंकुरित प्रतिशतता है वो बहुत कम है, वो बहुत लेट अंकुरित होगा, उसको लग जाएंगे 5-6 दिन, ठीक है। तो उन्नत बीज कौन सा हो गया, जिसकी भौतिक शुद्धता होती है, मतलब उसमें कोई रोग ना हो, कोई उसमें कीट लगा ना हो, ठीक है, वो होती है भौतिक शुद्धता। और अपनी जो अंकुरित प्रतिशतता होगी वो होगी कि कितना जल्दी वो अंकुरित होता है, ठीक है। तो ये होता है उन्नत बीज होता है, जिसमें भौतिक शुद्धता भी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी रासायनिक शुद्धता भी अच्छी होनी चाहिए, और जिसकी अंकुरित प्रतिशतता भी अधिक होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया उन्नत बीज। सिंचाई, जैसे सिंचाई हम शस्य विज्ञान के अंदर सिंचाई का प्रबंधन भी करते हैं। सिंचाई जैसे गेहूं हो गया, गेहूं की कितनी सिंचाई, गेहूं की फसल होती है उसको कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब गेहूं को कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है ये तो हमारा जब गेहूं की क्रॉप आएगी तब हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। गेहूं की सिंचाई कब कब करते हैं, कितने कितने दिनों में करते हैं। या चावल हो गया, चावल को कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, कितने दिन बाद चावल की सिंचाई करते हैं, ठीक है। उसकी जो क्रांतिक अवस्था होती है, क्रांतिक अवस्था का मतलब होता है कि पौधे की या फसल की वो स्टेज जिसमें अगर पौधे को सिंचाई नहीं मिली, उसको पानी नहीं दिया गया तो वो मुरझा जाएगा, या उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, वो जो उत्पादन क्षमता होगी वो कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं क्रांतिक अवस्था, ठीक है। तो सिंचाई में हम क्या देखते हैं कि फसल को कब कब पानी दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है, और फसल को कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। खरपतवार प्रबंधन, मैंने खरपतवार की डेफिनेशन आपको बताई थी कि खेत में मुख्य फसल के अलावा जो भी अन्य पादप होता है वो खरपतवार कहलाता है। जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल के अलावा अगर गेहूं के पादप के अलावा अन्य कोई भी पादप है, जैसे चने का भी पादप है, या फिर गेहूं का जो नकलची खरपतवार होता है वो है, जो भी अगर है, ठीक है, अन्य पादप है मुख्य फसल के अलावा, उसको खरपतवार बोलते हैं। अब खरपतवार उसको हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर खरपतवार को नहीं हटाया तो वो अन्य पादप जो है वो सारे न्यूट्रिएंट ले लेगा, कि मुख्य फसल के लिए न्यूट्रिएंट नहीं बचेंगे। जो खरपतवार है वो ज़्यादा पानी को अवशोषित करेगा, तो मुख्य फसल के लिए पानी की मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण करना जरूरी है। तो हम किस प्रकार खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं, किन किन विधियों से खरपतवारों को हटाया जाता है, ये सस्य विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। फसल संरक्षण होता है जैसे पादप या प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि प्लांट को प्रोटेक्ट करना। किस से प्रोटेक्ट करना, रोगों से प्रोटेक्ट करना, डिजीज होती है उससे प्रोटेक्ट करना, कीट होते हैं इंसेक्ट उनसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है, या फिर कोई भी अन्य आघात होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये हो गया पादप फसल संरक्षण, ठीक है। अब होगी कटाई, हमने बुआई कर दी फसल की, बुआई करने के बाद उसमें निराई गुड़ाई खरपतवार प्रबंधन सिंचाई वगैरह सब कर दिया हमने, ठीक है। अब फसल पक गई तो उसकी कटाई कर देंगे। फसल की कौन सी स्टेज पर हम कटाई करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि फसल पक गई है, अब इसको कटाई की आवश्यकता है। फसल में कितनी प्रतिशत नमी होती है तब हमें फसल की कटाई कर देनी चाहिए, ठीक है। अब कितनी प्रतिशत नमी होती है कि जब हमें फसल की कटाई कर देनी चाहिए, ये तो हम अलग अलग जो क्रॉप होती है अलग अलग, जैसे दलहनी होगी, अनाज वाली फसल होगी, इनकी अलग अलग होती है कि किसी की 20 से 25, अगर 20 से 25%, जैसे अनाज वाली फसल है, अनाज वाली फसल में 20 से 25% अगर नमी होगी तो उसकी कटाई कर देते हैं, ठीक है। फिर उसको खेत में सुखाते हैं, फिर उसकी हार्वेस्टिंग यानी फसल को निकलवा लेते हैं, ठीक है। ये होगी कटाई, ठीक है। गहाई मतलब उसकी निराई गुड़ाई मतलब उसमें निनान करना, निराई गुड़ाई करना। उसमें क्या होता है कि हम उसको जमीन को भुरभुरी हो जाती है उसको, और जो अन्य पादप होते हैं वो भी निराई गुड़ाई करने से वो भी हट जाते हैं। और निराई गुड़ाई करने से क्या होता है कि हम फसल को वो मृदा को भुरभुरी बना देते हैं, तो उसमें इरिगेशन करते हैं तो आसानी से पानी जमीन के या मृदा के अंदर चला जाएगा, ठीक है। भंडारण, अब फसल की कटाई होगी, फसल की कटाई होने के बाद उसका भंडारण किया जाता है। भंडारण, गेहूं की फसल है या चावल की फसल है, ठीक है। अब उसको खेत से उसको हार्वेस्टिंग कर लिया, हार्वेस्ट करने के बाद उसको
गोदाम में या कहीं भी इसका स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज करते हैं तो उनसे स्टोरेज में इंसेक्ट भी लगते हैं। इंसेक्ट से किस प्रकार बचाया जाता है, कितनी प्रतिशत नमी होती है जब उसका स्टोरेज करते हैं, ठीक है। यह हमें भंडारण जैसी जटिल समस्याओं का समाधान सस्य विज्ञान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब ये फसल संरक्षण को अगर हिंदी में याद नहीं है तो हम इसको बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। क्रॉप प्रोटेक्शन, प्लांट बोलो या क्रॉप, ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। अब अपना 5th नंबर का पॉइंट है वो कौन सा, सस्य विज्ञान के कारण भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, क्योंकि विभिन्न कच्चे माल की आपूर्ति सस्य विज्ञान के द्वारा ही की जाती है। अब कच्चे माल की आपूर्ति क्या है, कच्चे माल से हम क्या समझते हैं, कच्चे माल से ये समझते हैं कि जैसे कच्चा माल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, या फिर आलू हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, ये हमारे पास कच्चे माल नहीं है, ठीक है। अब ये फैक्ट्री में जाएंगे, आलू चिप्स की फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ से चिप्स बनेंगे, फिर वो सेल करेंगे, ठीक है। गन्ना हो गया, गन्ना शुगर की फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ से वो शुगर बनाएंगे, फिर उसको सेल करेंगे, ठीक है। गेहूं हो गया, गेहूं ब्रेड की फैक्ट्री में जाएगा, या मैक्रोनी, पास्ता, मैदा जो भी गेहूं से बनते हैं उनकी फैक्ट्री में जाएगा, फिर वहाँ से प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो अपना गेहूं, चावल या गन्ना, आलू जो भी है ये कच्चे माल है, ठीक है। तो कच्चे माल जो हम फैक्ट्री को प्रोवाइड करवाते हैं, फैक्ट्री को देते हैं, ये कच्चा माल, ठीक है। तो सस्य विज्ञान के कारण भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार आया, जैसे गेहूं है, गेहूं की क्रॉप को हम जो किसान है वो सेल करते हैं, किसान सेल करते हैं तो गेहूं है वो हमारे देश से बाहर भी जाता है, चावल भी हमारे देश से बाहर जाता है, ठीक है। तो भारत की आर्थिक स्थिति में हमें अदर इनकम प्राप्त होगी, ठीक है, भारत को अलग से इनकम प्राप्त होगी, तो ये आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, ठीक है। अब हम जो हमारा 6 पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। 6 पॉइंट क्या कहता है, क्या बताता है, ये हम देखते हैं। भारत में लगभग 64 से 70% जो जनसंख्या, भारत में 64 से 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। ये तो आपको पता ही होगा कि 60 से 60% जो जनसंख्या है वो अभी भी गाँव में रहती है, और गाँव में जो किसान है, गाँव में जो व्यक्ति है वो खेती करते हैं, ठीक है। अब गाँव में 60% जनसंख्या गाँव में निवास करती है तो वो खेती करेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता है कि 64 से 70% जनसंख्या है ना कृषि पर आधारित है, क्योंकि उनके पास इनकम का कोई और सोर्स नहीं है, या वो और कोई जो बिजनेस है वो नहीं करना चाहते या वो नहीं करना जानते, तो वो खेती करते हैं, ठीक है। तो जो 70% जनसंख्या है ना वो कृषि पर ही आधारित है, कृषि से ही उनका जो घर चलता है, उनको किसान को आय होती है वो कृषि से ही प्राप्त होती है, इसलिए 64 से 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तथा सस्य विज्ञान के द्वारा ही पशुपालन विज्ञान संपन्न हो पाती है। अब सस्य विज्ञान के द्वारा पशुपालन कैसे संपन्न हो पाता है ये हम देखते हैं। पशुपालन, कृषि के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। अब पशुपालन के सस्य विज्ञान से पशुपालन का क्या संबंध है, सस्य विज्ञान में हम फसल का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता होती है, तो चारा हम खेत से उत्पादित करते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं का जो भूसा हो गया या कड़वी होगी वो हम पशुओं को खिलाते हैं, या फिर हरा चारा हो गया, हरा चारा हम फसल के रूप में ही उगाते हैं, फसल के रूप में ही ग्रो करते हैं। जैसे फसल, चारे वाली फसल मैंने आपको सिलेबस जब डिस्कस किया था तो बताया था, जो रिचका होता है, बरसीम होता है, ठीक है, ये चारे वाली फसल होती है। तो चारे वाली फसल को हम खेत में ग्रो करते हैं तो वो सस्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगर हम चारे वाली फसल को या गेहूं की भूसी को, चारे वाली फसल उगाकर पशुओं को नहीं डालेंगे तो पशुपालन कैसे कर पाएंगे, उनसे दूध उत्पादन कैसे होगा, इसलिए सस्य विज्ञान के द्वारा ही पशुपालन संपन्न हो पाती है, ठीक है। यह हमारा हो गया 6 पॉइंट। हम देखते हैं आप कार्यक्षेत्र, जो सस्य विज्ञान है उसके कार्यक्षेत्र क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। अगर सस्य विज्ञान हम अपनाते हैं, सस्य विज्ञान जो है उसमें स्कोप क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है
वो है कृषि क्षेत्र में। सस्य विज्ञान को हम कृषि क्षेत्र में कैसे अपना सकते हैं? सस्य विज्ञान के से ही फसल उत्पादन होती है, सस्य विज्ञान से ही हम जो है व्यवसाय चलता है, सस्य विज्ञान से ही पशुपालन होती है। तो कृषि के क्षेत्र में हम कैसे सस्य विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं? फसल को उत्पादन करके हम कृषि क्षेत्र में सस्य विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र में। दूसरा आता है नियोजन क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में। उद्योग में तो मैंने आपको बताया था, जैसे चीनी उद्योग हो गया, ठीक है, चिप्स उद्योग हो गया, अपना वस्त्र, कपास से वस्त्र उद्योग हो गया। ये सब उद्योग है, ये सस्य विज्ञान पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि कपास अगर हम खेत में ग्रो नहीं करेंगे कपास, तो जो वस्त्र उद्योग है वो कैसे कार्य करेगा? अगर हम गन्ना उत्पादन नहीं करेंगे खेत में, तो वो जो चीनी मिल है या चीनी उद्योग है वो कैसे काम करेगा, वो कैसे चल पाएगा? इसलिए हम सस्य विज्ञान के अंतर्गत उद्योग का भी एक स्कोप है, उद्योग का भी एक कार्य क्षेत्र है। ठीक है, व्यवसाय में कैसे? जैसे कृषि क्षेत्र में हम डेयरी उद्योग कर सकते हैं। ठीक है, मसाला उद्योग है, डेयरी बना मसाले का बिजनेस कर सकते हैं, मसाले का व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, और चीनी का उद्योग कर सकते हैं, है ना, ये आ गया व्यवसाय में। ठीक है, हम डेयरी खोल सकते हैं, मसाला का उद्योग कर सकते हैं, ये व्यवसाय में आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है वह हम देखते हैं। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से सस्य विज्ञान है वो कृषि क्षेत्र में होती है। फसल उत्पादन कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, कृषि में क्या होता है? फसल उत्पादन नहीं होगा तो फिर कृषि का क्या मतलब है? कृषि क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो फसल उत्पादन कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, कृषि में विभिन्न शस्य क्रियाओं जैसे खेत की तैयारी, कृषि में हम सबसे पहले ये तो है नहीं कि हम बुआई कर देंगे, बुआई के पहले खेत की तैयारी करनी होती है। जो पिछली फसल कटी है उसके अवशेष होंगे, उन अवशेष को बाहर निकालना पड़ेगा या उन अवशेष को हटाना पड़ेगा। अवशेष को हटाने के बाद जो मृदा की कठोर परत जम जाती है, उन कठोर परत को हटाने के लिए हमें खेत की जुताई करनी पड़ेगी। ठीक है, खेत की तैयारी में आता है खेत की जुताई करनी पड़ेगी। खेत की जुताई गहरी, पहले तो हमें उथली पहले तो ऊपर से जुताई करनी पड़ेगी, फिर उसकी गहरी जुताई करनी पड़ेगी, ताकि जो पादप की जो फसल के जो जड़ें हैं वो अंदर तक काफी गहराई तक जा सके। ठीक है, ये खेत की तैयारी होगी। मिट्टी को भुरभुरा बनाना पड़ेगा ताकि जो प्लांट का जो फसल के जो अंकुरण है वो जल्दी से हो सके, और जो सिंचाई है हम जो पानी देंगे वो भी तेजी से अंदर जा सके। ठीक है, कि मृदा के अंतर्गत प्रवेश कर सके। ये होगी खेत की तैयारी। उन्नत किस्मों का चुनाव करना, हमें फसल, ठीक है, कोई भी फसल होगी, चावल होगी या बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, ये फसल है। अब फसल की हम किस्म, जो बीज होता है वो अलग अलग फसल की अलग अलग किस्म होती है। हम किस्म का चुनाव कैसे करेंगे कि जो फसल है उस फसल की जो किस्म है वो अधिक उत्पादन देने वाली होनी चाहिए। ऐसी किस्म का हम यूज करेंगे फसल बुआई में। ऐसी किस्म का हम चयन करेंगे जिसका जो उत्पादन क्षमता अधिक होती हो। ठीक है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती हो, जो मतलब जल्दी से उसमें रोग ना लगे, रोग की प्रतिरोधक क्षमता उसमें होनी चाहिए, कीट प्रतिरोधक क्षमता उसमें होनी चाहिए। उस किस्म में वो जल्दी से पककर तैयार हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें लग रहे काफी टाइम लग रहा है, वो उत्पादित ही नहीं हो रही, वो बढ़ी नहीं रही। ठीक है, तो हमें जल्दी उत्पादन देने वाली, ठीक है, कम समय में पककर तैयार होने वाली किस्म का चुनाव करना चाहिए, जिसमें रोग ना लगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, कीट प्रतिरोधक क्षमता, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता हो। ठीक है, जो सिंचाई कम पानी में भी पककर तैयार हो सके। ठीक है, ऐसी किस्म का हमें चुनाव करना है। पोषक तत्व प्रबंधन, ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो सस्य विज्ञान है, सस्य विज्ञान के अंतर्गत पोषक तत्व का प्रबंधन किया जाता है। जो सोइल में होते हैं, सोइल में अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक है,
बोरॉन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों की वजह से जो फसल है वो अपनी ग्रो होती है, फसल जो बढ़ती है और फसल का उत्पादन अच्छा होता है। जो कि पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे किया जाता है, अगर किसी फसल में पोषक तत्व की कमी होगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, किसी भी कैल्शियम, ठीक है, किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी, ठीक है, तो जो फसल है या तो वो वानस्पतिक वृद्धि नहीं कर पाएगी, या उसमें जो फ्रूट्स है या उसमें जो फलियां हैं वो नहीं कम बन पाएगी, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि इस फसल में या मृदा में या फसल में कौन से पोषक तत्व की कमी आ रही है, कि जो अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा है या जो फसल है वो अच्छे से बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो पोषक तत्व का प्रबंधन, उसमें जिस पोषक तत्व की कमी है, मान लो नाइट्रोजन की कमी है या कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, सल्फर की, किसी की भी कमी है, तो हमें अलग से उसमें खाद उर्वरक डालने पड़ेंगे, उसमें खाद उर्वरक देना पड़ेगा, जिससे पोषक तत्वों का संतुलन उसमें बैलेंस हो जाए, ठीक है। वो अच्छे से जो मृदा है उसमें पोषक तत्व आ जाए और फसल हमारी अच्छे से बढ़कर उसमें अच्छा उत्पादन दे सके। सिंचाई प्रबंधन में मैंने आपको बताया था कि फसल है या कोई भी पादप है उसको कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, कितने पानी की आवश्यकता होती है, कौन से टाइम में हम उसको पानी देंगे या कौन से टाइम में फसल में सिंचाई करेंगे, ये हो गया सिंचाई प्रबंधन, ठीक है। सिंचाई के हमें स्रोत होने चाहिए, जैसे या तो कुआं होना चाहिए, नलकूप होना चाहिए, बावड़ी, तालाब, नहर, कुछ जो स्रोत होना चाहिए, सिंचाई का स्रोत होना चाहिए जिससे हम पानी दे सके, या फिर रेनफॉल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो सीजन है उसमें रेनफॉल नहीं हुई तो अलग से स्रोत होना चाहिए। ये हो गया सिंचाई प्रबंधन में। पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन, मैंने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से प्लांट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, किस प्रकार से रोग से, कीट से, बाहरी आघातों से हम प्लांट को बचा सकते हैं, ठीक है। ये सस्य विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। भंडारण उचित तरीके से करने से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, ठीक है। भंडारण अच्छे प्रकार से करेंगे, ठीक है। भंडारण ऐसी जगह पर करेंगे जहां पर ज्यादा वायु, या फिर ऐसी जगह पे नहीं करेंगे जिससे हमें रोग लगने के, या फिर कीट, जहां पर कीट का ज्यादा प्रकोप हो, ठीक है, वहां पर ऐसी जगह पे भंडारण नहीं करेंगे, ठीक है। तो भंडारण उचित तरीके से करेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट। कौन सा कार्य क्षेत्र में? फर्स्ट हमारा टॉपिक हो गया कृषि क्षेत्र में। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है नियोजन। नियोजन का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र में अनेक कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा तथा शोध क्षेत्र को बोलते हैं रिसर्च। जो वैज्ञानिक जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, में अनेक पदों की आवश्यकता होती है। इन्हीं क्षेत्रों के कारण वर्तमान में अनेक प्रकार के रोजगार उपलब्ध हो पाते हैं, ठीक है। अब ये है कि सस्य विज्ञान में विश्वविद्यालय होते हैं, उन विश्वविद्यालयों के अंदर या फिर लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट होते हैं। वो साइंटिस्ट अलग अलग के शोध करते हैं, जैसे किसी में नई किस्म का विकास करते हैं, नई फसल का विकास करते हैं, ठीक है। नई किस्म में जैसे वो कम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जीन को डाल के, जीनों के द्वारा, ठीक है। ऐसी फसल तैयार, ऐसी पौध या ऐसे बीज तैयार करते हैं जो कम पानी की आवश्यकता हो, जिसमें पौध जो पादप रोग है वो कम लगे, ठीक है। ऐसे शोध क्षेत्रों में अनेक पदों की आवश्यकता होती है, मतलब अनेक जो वैकेंसीज होती है। इन्हीं क्षेत्रों के कारण वर्तमान में अनेक प्रकार के रोजगार मिलते हैं, ठीक है। सस्य विज्ञान के अंदर अनेक प्रकार के रोजगार मिलते हैं, जैसे साइंटिस्ट को मिल गया रोजगार, ठीक है, किसान को रोजगार मिल गया, शोध क्षेत्र में जो रिसर्च करने वाले होते हैं उनको रोजगार मिल गया, ठीक है। तो ये आ गया नियोजन में, ठीक है। एक बार मैं फिर इसको रीड कर देती हूँ। राष्ट्र में अनेक कृषि विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा, ठीक है, एग्रीकल्चर, कृषि शिक्षा का मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर एजुकेशन, ठीक है। अब एग्रीकल्चर एजुकेशन देने वाले टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स को रोजगार मिल गया, ठीक है। तो इसमें अलग अलग क्षेत्र में, शोध क्षेत्र में अनेक पद होते हैं, जिसके कारण रोजगार उपलब्ध होता है कृषि विज्ञान में या सस्य विज्ञान में, ठीक है। यह हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब नियोजन क्षेत्र में
ये हो गया हमारा नियोजन में। नियोजन के अंतर्गत ही आता है, हम जैसे नियोजन हो गया, और नियोजन में वस्त्र उद्योग के लिए कपास की फसलें हम कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। कृषि के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के लिए कपास की फसलें, ठीक है। अगर वस्त्र कपास की फसल हम किसान ग्रो नहीं करेगा, कपास की फसल अगर वो किसान उत्पादित नहीं करेगा तो वस्त्र उद्योग चल पाएगा, नहीं चल पाएगा ना। इसलिए शस्य विज्ञान पर ही जो उद्योग है, जो भी इंडस्ट्रीज है, वो शस्य विज्ञान पर ही आधारित है, ठीक है। तो ये पॉइंट यह कहना चाहता है कि अगर कपास की फसल नहीं होगी, कपास की फसल को ग्रो करेंगे तब ही वस्त्र उद्योग चल पाएंगे। तो वस्त्र उद्योग में शस्य विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया वस्त्र उद्योग के लिए कपास की फसलें। बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए तंबाकू फसलें, ठीक है। बीड़ी सिगरेट बनाने के लिए तंबाकू की आवश्यकता होती है, बिना तंबाकू की फसल से बीड़ी सिगरेट तो बन नहीं सकती। तो बीड़ी सिगरेट जो उद्योग है वो तंबाकू की फसल से ही चलते हैं, ठीक है। तो अगर शस्य विज्ञान नहीं होगा, फसल उत्पादित नहीं करेंगे तो बीड़ी सिगरेट उद्योग नहीं चल पाएंगे। तो ये बीड़ी सिगरेट उद्योग को एक रोजगार प्रदान करती है, कौन? शस्य विज्ञान। दवा उद्योग के लिए कई फसल व औषधीय फसल होती है। अब आपको भी पता है औषधीय फसल होती है, ठीक है। अब औषधीय फसल होगी, उन औषधीय फसल का उपयोग करके ही इंडस्ट्रीज में दवा बनाई जाएगी, ठीक है। औषधीय पादप कौन कौन से होते हैं? अश्वगंधा हो गया, रतनजोत हो गया, सफेद मूसली हो गया, ग्वार, पाटा, तुलसी, ये जितनी भी क्रॉप्स है इसको औषधीय फसल बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं। इनका उपयोग करके ही उद्योगों में दवा बनाई जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि दवा उद्योग भी शस्य विज्ञान पर ही आधारित है। मसाला उद्योग होती है जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, अजवाइन आदि फसलें। जो मसाला उद्योग है वो भी शस्य विज्ञान पर ही निर्भर करते हैं, शस्य विज्ञान पर ही आधारित है, ठीक है। जीरा हो गया, हल्दी, मिर्च, अजवाइन, ये अगर किसान ग्रो नहीं करेगा तो ये मसाला उद्योग चल पाएगा। शस्य विज्ञान के अंतर्गत ये सभी फसलें उत्पादित नहीं होगी तो मसाला उद्योग नहीं चल पाएगा। तो मसाला उद्योग को भी एक रोजगार प्रदान करता है। फसल उत्पादन, ठीक है। फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले सभी साधनों के लिए उद्योग। अब फसल उत्पादन में कौन कौन से साधन हम काम में लेते हैं? सिंचाई के लिए हमें पाइप की ज़रूरत होती है, ठीक है। सिंचाई के लिए हमें मोटर लाइन की ज़रूरत होती है, सिंचाई के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। तो उन यंत्रों के उद्योग, कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न, जैसे खुरपी हो गया, ठीक है, कल्टीवेटर हो गया, सीड ड्रिल हो गया, रोटावेटर हो गया, ये कृषि में काम आने वाले यंत्र हैं। इनको भी बनाने वाले उद्योग होते हैं, इनको भी बनाने वाली मशीनरी है, इनको बनाने वाले उद्योग होते हैं। तो औजार उद्योग में, पौध संरक्षण रसायन उद्योग में, ठीक है। अब रसायन, पौधों में जैसे हार्मोन्स हो गया, पौधों में रसायन की जरूरत होती है जिससे पौधा अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। तो रसायन उद्योग में, रसायन उद्योग का मतलब है उर्वरक। रसायन उद्योग का यहाँ पर क्या मतलब है? उर्वरक हो गया, ठीक है, कीटनाशी वगैरह। यहाँ पर रसायन उद्योग से ये मतलब है कि अब जो रसायन होते हैं, कीटनाशी हो गया, ठीक है, रोग को कंट्रोल करने के लिए रसायन हो गया, ये रसायन उद्योग का वो मतलब है। पौध वृद्धि कारक रसायन उद्योग, ठीक है। हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स, अगर पौधे की वृद्धि रुक गई है तो उसको हार्मोन देने पड़ेंगे, ठीक है, बाहर से उसको हार्मोन देने पड़ेंगे ताकि पौधे की वृद्धि हो। अगर पौधे में फ्रूट नहीं बन रहे, पौधे में जो है फलियां नहीं बन रही है या फल नहीं बन रहे तो उसमें अलग से हार्मोन्स देने पड़ेंगे। अगर फ्रूट को जल्दी पकाना है तो उसमें इथाइलिन हार्मोन देना पड़ेगा। वृद्धि नहीं हो रही है तो उसको ABA हार्मोन होता है, ठीक है, वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं वो रसायन उद्योग में काम, वो सस्य विज्ञान वो रसायन उद्योग में काम करता है। कीटनाशी, खरपतवारनाशी रसायन उद्योग में। यहाँ पर उद्योग है, ठीक है, ये उद्योग में, ठीक है। कीटनाशी बनाने वाली कंपनियां होती है, खरपतवारनाशी बनाने वाली कंपनियां होती है, इसमें भी यह भी शस्य विज्ञान इन उद्योगों को भी एक रोजगार प्रदान करता है।
अब हम अगला हमारा जो देखते हैं टॉपिक क्या है। यहाँ पर है मृदा, मृदा यहाँ मृत नहीं है, यहाँ पर है मृदा। ठीक है, मैं इसको एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे मिटा के इसको मृदा कर देती हूँ। ठीक है, मृदा उर्वरता है यहाँ पर, सोइल। ठीक है, यहाँ पर है मृदा, मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब मृदा उर्वरता किसे बोलते हैं? मृदा उर्वरता उसको बोलते हैं जिसमें वह मृदा जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। मृदा स्वस्थ होनी चाहिए, मतलब मृदा में कोई भी इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, मृदा में कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, मृदा एकदम स्वस्थ होनी चाहिए और सभी प्रकार के पोषक तत्व मृदा में उपस्थित होने चाहिए। उसको बोलते हैं उर्वर मृदा। ठीक है, उर्वर मृदा अगर होगी तो उर्वर मृदा में फसल का उत्पादन भी अधिक होता है। अब उर्वर मृदा में सारे पोषक तत्व हैं, जो मृदा की स्वास्थ्य क्षमता है, जो स्वच्छ मृदा एकदम स्वस्थ है, उसमें किसी प्रकार के कीट नहीं है। ठीक है, उसमें कोई भी प्रकार के कीट उपस्थित नहीं है मृदा में। ठीक है, होते हैं कि फसल के जो कीट है मृदा में, फसल की कटाई के बाद जो कीट है वो फसल से मृदा में चले जाते हैं, फिर मृदा में ही वो अपना जो जनन है मृदा में ही वो रहते हैं, फिर जो दूसरी फसल आती है तो मृदा से निकलकर पादप में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी मृदा, हमें रोग मुक्त मृदा होनी चाहिए, कीट मुक्त मृदा होनी चाहिए, मृदा में सारे पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए। ऐसी मृदा को हम बोलते हैं उर्वर मृदा। ठीक है, यानी जो होती है सोइल फर्टिलिटी। अब सोइल अगर फर्टाइल होगी, सोइल उर्वर होगी तो उसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते, मृदा जो फसल है उसका उत्पादन भी अधिक होगा। ठीक है, अब सोइल प्रोडक्टिविटी और सोइल फर्टिलिटी में डिफरेंस होता है। सोइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? सोइल प्रोडक्टिविटी होती है कि मृदा की प्रति हेक्टर पैदावार देने की क्षमता, मृदा की जो प्रति हेक्टर पैदावार देने की जो क्षमता होती है वो सोइल प्रोडक्टिविटी होती है। अब प्रति हेक्टर पैदावार देने की, जैसे गेहूं की फसल है, ठीक है, अब गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल 1 हेक्टर में हमने गेहूं की फसल की बुआई कर दी, अब उसको काटेंगे, उस 1 हेक्टर में गेहूं की कितनी फसल उपज हुई है, उसकी कितनी प्रति हेक्टर कितनी उपज हुई है, वो हम मृदा प्रोडक्टिविटी में उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि मृदा उर्वरता उत्पादन और मृदा उर्वरता में क्या क्या डिफरेंट है, हम इसके अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, ये मृदा उर्वरता होगी। मृदा उर्वरता का हम पहले पढ़ते हैं। मृदा उर्वरता का संबंध पौधों के आवश्यक पोषक तत्व, मैंने आपको बताया था कि वह सोइल जिसमें पूरे जितने भी आवश्यक एक फसल को ग्रो करने के लिए, फसल को वृद्धि करने के लिए, फसल के उत्पादन करने के लिए जितने भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो उचित मात्रा में मृदा में उपस्थित होने चाहिए। सही अनुपात एवं उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए, सही अनुपात में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मृदा में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में हो गया तो बहुत अधिक मात्रा भी हानिकारक है और बहुत कम मात्रा भी हानिकारक है। बहुत अधिक मात्रा होगी नाइट्रोजन की, जो दूसरे पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाएगी और जो फसल है उसमें नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी। नाइट्रोजन की अधिकता से भी जो पादप है वो सूख जाता है, वो मुरझा जाता है। ठीक है, तो ना तो कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए, सही अनुपात में जो मृदा में है पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए, उसको बोलते हैं मृदा उर्वरता। ठीक है, अब दूसरा जो मृदा उर्वर होती है उसका दूसरा गुण क्या होता है वो हम देखते हैं। मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है। अब देखो, मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है, मृदा में कौन से पोषक तत्व की कमी है, या हम जो लेबोरेटरी है वहां पर पता लगाया जा सकता है। सोइल हम टेस्टिंग कर सकते हैं, सोइल टेस्टिंग करते हैं, खेत से मिट्टी उठाई, खेत से जो मिट्टी का नमूना है
वो उठाया हमने और लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में उसकी जांच करने के लिए ले गए। अब वहाँ पर जांच के दौरान हमें ये पता लग जाता है कि जो फसल है उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है, या फसल में कोई रोग, जो सोइल है उस सोइल में अगर कोई रोग लगा हुआ है, या कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से पोषक तत्व की अधिकता है, यह हमें लेबोरेटरी के थ्रू पता लग जाता है। तो सोइल जो उर्वरक है उसमें अगर जो नमूना हमने लिया है उसमें यह पता लग जाए कि सारे जो पोषक तत्व है वो सही मात्रा में है, सोइल स्वस्थ है, उसमें किसी भी प्रकार का रोग या उसमें किसी भी प्रकार का कीट नहीं है। ये हम प्रयोगशाला में इसकी जांच कर सकते हैं। प्रयोगशाला के थ्रू हमें पता लग सकता है कि हमारी जो सोइल है, हमारे जो खेत की मृदा है वो उर्वरक है या नहीं है। अगर उर्वर नहीं है तो उसमें अलग से जैविक खाद या खाद का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे उसमें पोषक तत्व उपलब्ध हो जाए, पोषक तत्व सही अनुपात में उपलब्ध हो जाए। उर्वरक मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। यहाँ पर उर्वरक है, ठीक है, उर्वरक नहीं है। मैं इसको कट कर देती हूँ। यहाँ पर उर्वर मृदा है, उर्वरक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उर्वरक पढ़ना है, इसको उर्वर मृदा, उर्वरक नहीं पढ़ना, ठीक है। अब उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। इसका क्या मतलब है? सोइल में सारे पोषक तत्व तो है, फिर उत्पादक क्यों नहीं होगी? वो उस एरिया, जैसे हम जिस एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, हम जिस एरिया में फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें सारा जो रोल होता है वो सोइल का ही थोड़ी ना होता है। उसमें जलवायु कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, उस पर भी उत्पादन निर्भर करता है, ठीक है। वहाँ की जो वातावरण कैसा है, वहाँ पर प्रकाश कम है या ज़्यादा है, ठीक है। उस फसल में बाहर से आके कोई रोग लग गया, उस फसल में बाहर से आके कोई कीट लग गया, ठीक है, तो फसल का उत्पादन तो कम हो जाएगा। हमारी जो मृदा है वो उर्वर है, उसमें सारे पोषक तत्व है, मृदा हमारी स्वस्थ भी है, लेकिन फिर भी उत्पादन उर्वर मृदा पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जहाँ हम फसल को ग्रो कर रहे हैं वहाँ के जलवायु पर भी तो निर्भर करेगा, वहाँ की जलवायु कैसी है। मान लो अगर बहुत तेज बारिश होगी, ठीक है, बहुत तेज बारिश होगी, हमारी फसल खराब होगी, फिर उत्पादन कम हो गया। उर्वरक मृदा थी, फिर भी उत्पादन कम हो गया ना, ठीक है। अब मृदा है, ठीक है, मृदा तो उर्वरक है, ठीक है, फसल ग्रो हुई, फसल की वृद्धि हुई। अब महामारी आ गई या रोग आ गया, किसी भी फसल में रोग आ गया, ठीक है, रोग के कारण फसल खराब होगी, उत्पादन कम हो गया। मृदा तो उर्वरक थी, फिर भी उत्पादन कम हुआ, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि मृदा उर्वर होते हुए भी वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझ में आया? मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्व की मात्रा, उनका संतुलन मृदा उर्वरता की निर्धारित करते हैं, ठीक है। मृदा की भौतिक स्थिति कैसी है? भौतिक स्थिति के मतलब क्या है कि मृदा किस प्रकार की है। मृदा चिकनी है, मृदा क्षारीय है, मृदा अम्लीय है, या मृदा जो कठोर परत है मृदा में, ठीक है, कठोर परत होगी तो पानी अंदर सरलता से अंदर नहीं जा पाएगा, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये भौतिक दशा होगी, ठीक है। मृदा चिकनी है, मृदा बलुही है, ठीक है, या मृदा पीली है, मृदा लाल रंग की है, ये उसका हो गया सोइल की ये भौतिक दशा होगी। मतलब जो हमें बाहर से देखकर पता लगा सकते हैं कि मृदा कौन से रंग की है, ठीक है, ये हम बाहर से देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। मृदा कठोर है, ये हम भी बाहर से देख के पता लगा सकते हैं। तो ये मृदा की भौतिक अवस्था होगी, ठीक है, भौतिक दशा होगी। रासायनिक स्थिति क्या होती है? मृदा अम्लीय है, मृदा क्षारीय है, मृदा में पीएच कौन सा है, ठीक है, ये होगी इसकी रासायनिक स्थिति, ठीक है। मृदा अम्लीय भी होती है, कई मृदा अम्लीय होती है, उनमें वो फसल ग्रो करनी चाहिए जो अम्लीयता को सहन कर सकते हैं। कई मृदा क्षारीय होती है, ठीक है, उनमें वो फसल ग्रो करनी चाहिए जो क्षारीयता को सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी रासायनिक स्थिति। पौधों के पोषक तत्व की मात्रा,
वो उनका संतुलन मृदा उर्वरता की निर्धारित करते हैं। ठीक है, पोषक तत्व, मृदा में पोषक तत्व की कितनी मात्रा है, मृदा पोषक तत्व होते हैं वो संतुलित है या नहीं है, कम है या ज्यादा है, ये मृदा उर्वरता पर डिपेंड करते हैं, मृदा उर्वरता से निर्धारित किए जा सकते हैं। मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का एक मुख्य अंग है। ठीक है, मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का एक मुख्य अंग कैसे है वो हम देखते हैं। अब मृदा उर्वरता होते हुए जरूरी नहीं कि उर्वर मृदा है उस पर उत्पादन हो या नहीं हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मृदा उर्वरता पर मृदा उत्पादकता डिपेंड करती है। ठीक है, उर्वर मृदा नहीं होगी तो फसल का उत्पादन कैसे होएगा। ठीक है, मृदा में पोषक तत्व नहीं है, मृदा स्वस्थ नहीं है, तो फसल का उत्पादन कैसे होएगा। तो फसल का जो मृदा उत्पादकता है, ठीक है, वो उर्वरता पे निर्भर करी या नहीं करी। ठीक है, उर्वर मृदा है वो तो उत्पादक हो भी सकती है, नहीं भी। क्यों? क्योंकि बाहरी आघात आ गए, वर्षा ज्यादा होगी, वहाँ की जलवायु चेंज हो गया, मतलब जलवायु में चेंजमेंट आ गया थोड़ा सा, ठीक है, मौसम परिवर्तन हो गया, तो उर्वर मृदा तो उत्पादक नहीं हुई। लेकिन जो उत्पादकता है मृदा की वो उर्वरता पर निर्भर करेगी। क्यों? क्योंकि उर्वर मृदा पर ही पोषक तत्व होते हैं। उर्वर मृदा में अगर कोई रोग होगा, पूरे पोषक तत्व होंगे तो ही उत्पादक बन पाएगी मृदा, तभी फसल का उत्पादन हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मृदा उर्वरता उत्पादकता का एक मुख्य अंग होता है। ठीक है, अगर मृदा उर्वर ही नहीं होगी तो फसल का उत्पादन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए मृदा उर्वरता उत्पादकता का एक मुख्य अंग है। उर्वरता के अंतर्गत उत्पादन, व्यय, मांग, पूर्ति व उपज के मूल्य का विचार नगण्य है। ठीक है, अब उर्वरता के लिए अंतर्गत उत्पादन, व्यय, ठीक है, मृदा उर्वरक है, उर्वरक तो उसमें कितना उत्पादन होएगा। ठीक है, मांग, पूर्ति व खेत व उपज के मूल्य का विचार नगण्य है। ठीक है, अब हम ये उर्वर मृदा को देखकर हम ये पता लगा ले कि जो फसल है उसका उत्पादन कितना होएगा। पहले तो नहीं पता लगा सकते, फसल की बुआई होगी, फिर कटाई होगी, फिर ही तो उसका हार्वेस्टिंग होगी, फिर ही तो फसल उत्पादन के बारे में पता लगेगा कि कितनी उपज हुई है। तो उर्वर मृदा को देखकर हम ये तो नहीं पता लगा सकते कि उपज कितनी हुई है या उस फसल की मांग कितनी है, पूर्ति कितनी होगी। ठीक है, तो ये विचार नगण्य है। तो ये विचार तो नगण्य है कि उत्पादन कितना होएगा, कितना व्यय, उत्पादन व्यय होगा। ठीक है, तो नगण्य भी क्या नहीं। ठीक है, इस लाइन को आप कट कर देना। ठीक है, ये वैसे यहाँ पर कोई काम की नहीं है लाइन। ठीक है, तो इस लाइन को कट कर देना। यहाँ पर ये लाइन कोई काम की नहीं है। ठीक है, ये लाइन हम जब पढ़ेंगे, जब जैविक खेती के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये लाइन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने मृदा उर्वरता में बात कर लिया। अब हम देखते हैं मृदा उत्पादकता। ठीक है, अब ऐसे आपको पता लगेगा कि मृदा उर्वरता में क्या था, मृदा उत्पादकता, दोनों कैसे डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। अब हम मृदा उत्पादकता देखेंगे। ठीक है, मृदा उत्पादकता यानी सॉइल प्रोडक्टिविटी। मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन क्षमता से है। मैंने बताया आपको कि हम 1 हेक्टेयर गेहूं, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की फसल उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, अब वो गेहूं की फसल हमने 1 हेक्टेयर में बुआई कर दी। अब बुआई करने के बाद उसकी कटाई करके, उसको हार्वेस्टिंग करके हम पता लगा सकते हैं कि उसकी उपज कितनी हुई। तो मृदा उत्पादकता से संबंध क्या है कि जितनी फसल का उत्पादन होगा, जितना फसल जो हमें निकलेगी, जितनी फसल की उपज होगी, मृदा उतनी ही उत्पादक हुई। ठीक है, अगर गेहूं की फसल हमने 1 हेक्टेयर में गेहूं की फसल की बुआई की, ठीक है, और वो उसका फसल जो उपज है वो कम निकली, या जो गेहूं की फसल है वो कम निकली, गेहूं की उपज कम हुई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मृदा कम उत्पादक है। ठीक है, अगर गेहूं की फसल या कोई भी फसल है, चावल की फसल है,
ठीक है, उसको कटाई करके उसको जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसका उपज का पता लगेगा, ठीक है, कि प्रति हेक्टर में कितने गेहूं निकले हमारे, प्रति हेक्टर में हमने 1 हेक्टर में गेहूं बोए थे वो कितने निकले, ठीक है, कितने जैसे कितनी निकले, जैसे 4 बोरे निकले, 5 बोरे निकले, ये 1 हेक्टर में कितने निकले, ठीक है। ये अगर ज़्यादा उपज हुई गेहूं की तो मतलब मृदा अधिक उत्पादक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टर भूमि से फसल उत्पादन क्षमता से है, कि 1 हेक्टेयर में फसल जितनी उपज निकलेगी, 1 हेक्टेयर में फसल की जितनी उपज होएगी वो फसल उत्पादन उसकी क्षमता होगी। अगर फसल की कम उपज हुई तो मृदा कम उत्पादक है, फसल की अधिक उपज हुई तो मृदा अधिक उत्पादक है, ठीक है। मृदा उत्पादक की जांच 1 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राप्त उत्पादन से कर सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं। अब ये है कि प्रयोगशाला में हम मृदा उत्पादकता को क्यों नहीं जांच कर सकते। मृदा उत्पादकता, अगर फसल मतलब ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है, या उसमें कोई रोग लग गया, फसल में कोई कीट लग गया तो फसल उत्पादकता तो कम हुई। अभी ये लेबोरेटरी में कैसे जांच की जा सकती है, लेबोरेटरी में तो इसकी जांच नहीं की जा सकती ना, कि फसल उत्पादक क्यों कम हुई, मृदा उत्पादक क्यों कम हुई, मृदा उत्पादक क्यों कम हुई, ये प्रयोगशाला में तो नहीं पता लग सकता। क्यों? क्योंकि उस एरिया में अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फसल खराब होगी, उपज कम होगी, ठीक है। वो उस एरिया में अगर कोई रोग आ गया फसल में तो उपज कम होगी। तो ये हम प्रयोगशाला में तो नहीं पता लगा सकते, ठीक है। ये प्रति हेक्टर उत्पादकता से पता लगेगा कि 1 हेक्टेयर में जितनी उपज होगी मृदा उतनी उत्पादक है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब समझ में आया। इस लाइन का मतलब क्या है, मृदा उत्पादकता की जांच 1 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राप्त 1 हेक्टेयर से ही पता लगती है कि अगर उपज ज्यादा हुई तो अधिक उत्पादक, कम हुई तो कम उत्पादक। इसका प्रयोगशाला में इसकी जांच नहीं कर सकते, और ठीक है। और उर्वर मृदा की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है, क्योंकि उसमें कितने पोषक तत्व है, मृदा स्वस्थ है या नहीं, ये हम प्रयोगशाला में पता लगा सकते हैं। उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होती है। मृदा की उर्वरता, परिवहन व उपज की मांग मृदा उत्पादकता निर्धारित करते हैं। उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होती है, ठीक है। अब उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर कैसे होगी ये हम देखते हैं। अगर उर्वरक नहीं है, ठीक है, मृदा उर्वर नहीं है, मृदा में कोई पोषक मतलब मृदा में पोषक तत्व है कम मात्रा में, ठीक है, मृदा में जो पोषक तत्व है वो संतुलित नहीं है, कोई पोषक तत्व बहुत ज़्यादा है, कोई पोषक तत्व है वो बहुत कम है, नाइट्रोजन बहुत अधिक है, फॉस्फोरस बहुत कम है, सल्फर नगण्य है, ठीक है। अगर मृदा उर्वरी नहीं होगी, मृदा में पोषक तत्व नहीं होंगे, मृदा स्वस्थ नहीं होगी, ठीक है, तो मृदा उत्पादक हो पाएगी? मृदा में कोई उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन कम होगा ना फसल का, तो उत्पादक हमेशा उर्वर होगी। अगर मृदा अधिक उत्पादक है, मतलब फसल उस मृदा में अगर फसल अच्छी निकल रही है, फसल का अधिक उत्पादन हो रहा है, तो मतलब वो उर्वरक मृदा है, ठीक है। मृदा की उर्वरता, परिवहन व और उपज की मांग मृदा उत्पादक निर्धारित करते हैं, ठीक है। परिवहन व, ठीक है। अब परिवहन व का हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर गेहूं की जो फसल है उसकी उपज अधिक हुई तो उसको ले जाने के लिए अधिक साधनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अधिक साधनों की जरूरत पड़ेगी, उसको मंडी तक, उसको जहाँ पर भी हमें सेल करना है वहाँ तक ले जाने के लिए अधिक, अगर मृदा अधिक वो फसल की उपज अधिक हुई तो वहाँ तक जहाँ पर हमें सेल करना है वहाँ तक ले जाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होगी। अगर मृदा अधिक उत्पादक है तो गेहूं की फसल या कोई भी फसल है वो उसकी उपज अधिक होगी तो उसका परिवहन व्यय भी अधिक होगा। अगर कम उपज हुई तो फसल जो है कम हार्वेस्ट होगी, कम उसकी उपज होगी, तो उसको वहाँ तक ले जाने के लिए भी परिवहन जो है वो व्यय कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार परिवहन व उपज की मांग पर मृदा उत्पादक निर्धारित करते हैं। मृदा उत्पादक एक व्यापक शब्द है, ठीक है। मृदा एक उत्पादक एक व्यापक शब्द है, मतलब मृदा उत्पादकता एक बहुत बड़ा शब्द है। मृदा उत्पादक होनी जरूरी है। अगर मृदा उत्पादक नहीं हुई तो फसल का उत्पादन भी कम होगा। इसके अंतर्गत उत्पादन व मांग, पूर्ति व उपज के मूल्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर उत्पादन की मांग, ठीक है, उत्पादन की मांग क्या है कि हमने जितना सोचा है कि हाँ इसमें इतना तो निकल जाएगा, ठीक है, उसका उत्पादन की मांग, उपज के मूल्य विचार को सम्मिलित
किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा मृदा उर्वरता और उत्पादकता में क्या डिफरेंस है कि मृदा उर्वरता में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं, फसल जो पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं उनका अनुपात है वो सही होना चाहिए। उधर हमने मृदा उत्पादकता में क्या पढ़ा कि मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टर उत्पादन से है कि जितने हेक्टर में हमने फसल बोई है उस हेक्टर में कितनी फसल की उपज हुई है, कितनी हमारी फसल निकली है, उसको बोलते हैं मृदा उत्पादकता। ठीक है, इधर मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच नहीं की जा सकती है। ठीक है, कितने पोषक तत्व है, पोषक तत्व संतुलित मात्रा में है या नहीं, यह प्रयोगशाला में जांच करके पता लगाया जा सकता है, लेकिन मृदा उत्पादकता की जांच प्रति हेक्टर के हिसाब से लेते हैं, उसको प्रयोगशाला में नहीं कर सकते जांच। ठीक है, अब दूसरी क्या होती है मृदा की भौतिक दशा। ठीक है, मृदा उर्वरता से हम भौतिक दशा देख सकते हैं। ठीक है, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्व की मात्रा, उनका संतुलन मृदा उर्वरता से निर्धारित होता है। ठीक है, और उधर मृदा उत्पादक की हम कैसे देख सकते हैं कि मृदा का परिवहन व्यय क्या है, अगर उपज ज्यादा होगी तो परिवहन व्यय भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, उपज की मांग मृदा उत्पादकता निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत उत्पादन व्यय, मांग, पूर्ति व उपज के मूल्य के विचार को सम्मिलित किया जा सकता है कि उत्पादन की मांग कितनी है, उत्पादन की मांग कितनी है, जैसे हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया में या उस मंडी में जहाँ हम सेल कर रहे हैं वहाँ पर मांग कितनी है उस प्रोडक्ट की। जैसे आलू है तो आलू हम सेल करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे एरिया में आलू है या गन्ना है, ठीक है, उसकी मांग कितनी है, उस मांग के अकॉर्डिंग ही तो हम अपने जो फसल की बुआई करेंगे। ठीक है, पूर्ति व उपज के मूल्य के विचार को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में डिफरेंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने जितने टॉपिक पर बात की या जितने हमने लाइन्स है, जितने भी बात किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है किसी भी लाइन में या किसी भी पॉइंट में, किसी भी आपको टॉपिक में, वर्ड्स में, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। कमेंट मेरे पास आएगा, मैं आपका उसी टाइम पर सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज हमने जितना पढ़ा है आप ये एक बार रिवाइज करना, इसको समझने की कोशिश करना। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं अगली क्लास में आपके डाउट के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन कर दूंगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा, ठीक है, सस्य विज्ञान क्या होती है, एग्रोनॉमी क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, कौन से शब्द से लिया गया है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, फिर महत्व क्या क्या होते हैं। ठीक है, सस्य विज्ञान के क्या महत्व होते हैं, कौन से कार्य क्षेत्र होते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद कृषि क्षेत्र में, ठीक है, कौन से स्कोप होते हैं, ये स्कोप हो गए कि कौन कौन से किस किस के अकॉर्डिंग हम मृदा को उत्पादकता बना सकते हैं। ये हो गया मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादक में डिफरेंस। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक है, हम कल नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।